हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? गुड। तो क्वेश्चन नंबर, सर ब्रांच अकाउंट चल रहा था हम लोगों का और होलसेल ब्रांच नहीं, होलसेल हेड ऑफिस, रिटेल ब्रांच। तो बेसिकली एक ही चीज़ है, हमने कल उसको डिस्कस किया और एज पर इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय मी आप लोगों ने बाकी के क्वेश्चंस भी कर लिए। सो बड़ी अच्छी बात है ये, दिस इज़ वेरी गुड। सो अच्छा लगता है बच्चों की, मतलब आप लोग समझ रहे हो चीज़ें, मैं समझा पा रहा हूँ और हम इस मॉडल में भी कर पा रहे हैं, तो दिस इज़ रियली वेरी गुड। सो ऑल क्रेडिट गोज टू यू पीपल फॉर योर हार्ड वर्क एंड योर डिवोशन। सो भगवान आप सबका भला करे, यही कह सकता हूँ बच्चों। नाउ एक पिछले वाले में क्वेश्चन नंबर 24 में कुछ बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम है, तो एक बार ही क्वेश्चन 24 हम लोग करेंगे और जल्दी से करा दूंगा मैं। और जिन बच्चों ने कर लिया तो वो भी एक बार देखें जरूर, स्किप ना करें, क्योंकि मे बी आपने कहीं गलती करी हो या कहीं कुछ कंफ्यूजन हो, तो दैट थिंग विल बी क्लेरिफाइड, राइट। और अदरवाइज बेटा एक छोटा रिवीजन हो जाएगा, तो प्लीज स्किप नहीं करा करो, बहुत देर नहीं लगाऊंगा, फटाफट चलेगा। सो क्वेश्चन 24 कहता है कि कलकत्ता की ब्रांच धनबाद में, धनबाद बिहार में है। तो अब हम बिहार की भाषा में चलें का। आगे क्वेश्चन कहे कि सर नहीं ठीक लगेगा, ऑल गुड्स आर सप्लाइड बाय हेड ऑफिस और वो उसको सेलिंग प्राइस पर कॉस्ट प्लस 25 करके सेंड करता है। तो अगर कहीं परसेंटेज निकालनी पड़ी तो बेटा कॉस्ट पे तो 25 है, तो इनवाइस प्राइस या सेलिंग प्राइस पे 20 हो गया। ऑल एक्सपेंसेस बाय ब्रांच आर पेड आउट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10,000 विच इज रिप्लेनिश्ड बाय एचओ एवरी वीक। ओके। All collections are banked intact to the credit of head office। जो भी पैसा वो हेड ऑफिस जाता है, ब्रांच नहीं रखती है। तो यहीं पे कंफ्यूजन हो गया। देखिए, एक तो इंटरेस्ट ऑफ 10,000 है और एक्सपेंस ब्रांच पे करती है। दूसरा कह रहे हैं कि जो कलेक्शंस बाय ब्रांच है, collections by branch are banked intact to head office। banked to head office, intact मतलब as it is। तो जो पैसा कलेक्ट होगा वो सीधे हेड ऑफिस में ले लेंगे बेटा, उसको ब्रांच कैश में नहीं लेंगे। वो ब्रांच कैश में नहीं जा रहा है, ब्रांच सिर्फ इम्प्रेस सिस्टम पे कैश रख रही है, वो भी हेड ऑफिस दे रहा है उसको, क्योंकि वॉट एवर कलेक्शन इज देयर that is being transferred to branch head office directly, ऐसा लिखा हुआ है। ब्रांच मेमोरेंडम डेटर्स लेजर रखती है, तो वो तो मेमोरेंडम अकाउंट ब्रांच रख सकती है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। हमने तो हेड ऑफिस क्या करना है, और समय समय पे वेरिफिकेशन करते हैं, एडजस्टमेंट होता है बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए तो देखिए, सबसे पहले ब्रांच स्टॉक। अब देखिए, इस स्टॉक में इनवाइस प्राइस पे बैलेंस है 80,000 का, ठीक, बहुत बढ़िया। डेटर्स भी यहीं बना दूं, ब्रांच डेटर्स, इसमें बैलेंस है दादा 25,000। सब एसेट साइड में बैलेंसेस हैं ये। फिर ब्रांच एडजस्टमेंट, पहले ब्रांच कैश बना लें। ब्रांच कैश में टू बैलेंस 10,000 बतला रहा है। ब्रांच एडजस्टमेंट भैया, एडजस्टमेंट अकाउंट में बैलेंस क्रेडिट आएगा, ये रिजर्व है। और नहीं भी कहता देखो तो इनवाइस प्राइस पे 20%, 16,000 की रिजर्व है और कैश बना ही लिया। गुड सेंड टू ब्रांच, तो ब्रांच को जो गुड्स हमने सेंड करी वो हम यहां लिखेंगे, गुड्स
सेंट टू ब्रांच, अमाउंट है दादा इनवाइस पर 3 लाख, ओके। कैश कलेक्शंस एट ब्रांच इंक्लूडिंग कैश सेल 85,000, तो इसका मतलब जो कैश सेल हुई वो 85,000 की हुई, और बाकी का कलेक्शन डेटर्स से आया वो 2 लाख आया बेटा। सर फिर से पढ़ो, कैश कलेक्शन एट ब्रांच इंक्लूडिंग कैश सेल 85, तो कैश सेल में आप 85 ले लो, ये डायरेक्ट कैश सेल हो जाएगी, और ये डेटर्स में कलेक्शन हो गया। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स क्या करेंगे, तो बाई ब्रांच एक्सपेंस में डाल देते हम लोग इसको 10,000 रुपीज। और देखो क्रेडिट सेल्स एट ब्रांच, तो बाई ब्रांच डेटर्स 2,40,000 बराबर है, तो टू ब्रांच स्टॉक 2,40,000। अमाउंट सेंट टू ब्रांच फॉर एक्सपेंस, ये इसमें जाएगा। सर मैं इसी एंट्री को ढूंढ रहा था। देखिए जो बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है वो इसी सिस्टम में हो रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द ब्रांच मेंटेन्स एन इंटरेस्ट जिसका ओपनिंग इज 10,000 एंड all the monies collected by branch are intact, are kept intact and sent to head office। तो जो ब्रांच पे कलेक्शन हो रहा है वो ब्रांच सीधा हेड ऑफिस भेजती है, वो पैसा ब्रांच यूज नहीं करती, तो वो पैसा ब्रांच के कैश में नहीं जाएगा। ये अमाउंट डायरेक्ट बैंक अकाउंट में करूंगा। और बच्चों ये एचओ का अकाउंट है, ब्रांच के कैश में इसको प्लीज मत लीजिए, मैं इसीलिए छोड़ के चला था क्योंकि सवाल में एक्सपेंस की देख रहा था रीइंबर्स हुए या नहीं हुए, अदरवाइज ये कैश उसमें जाता, इसलिए मैं एंट्री छोड़ा। फिर सुनो, क्वेश्चन ने कहा कि ब्रांच का जो कलेक्शन है वो ब्रांच इंटैक्ट रखती है और हेड ऑफिस को सेंड कर देती है, तो ब्रांच के पास कोई कैश नहीं है, उस कैश को ब्रांच कलेक्शन को हाथ नहीं लगाती, वो सीधा हेड ऑफिस जाता है। तो डायरेक्ट एचओ के बैंक में लो, हेड ऑफिस क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक और बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स, ये सीधे हेड ऑफिस के बैंक में गया है बेटा, डायरेक्ट एचओ के बैंक में। ये एंट्री ब्रांच कैश में नहीं लूंगा। अब जो ब्रांच पे हमने पैसा भेजा दैट इज टू बैंक अकाउंट, कौन सा वाला, हेड ऑफिस 36,000। सर इसकी एंट्री करी ब्रांच कैश डेबिट टू हेड ऑफिस कैश। अगर फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम में एंट्री करेंगे तो कॉन्ट्रा वाउचर होगा, एक बैंक से पैसा दूसरे बैंक में जा रहा है, हेड ऑफिस के बैंक से ब्रांच के बैंक में जा रहा है, तो जिस बैंक में जा रहा है वो डेबिट, ब्रांच बैंक अकाउंट या ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस बैंक अकाउंट, राइट। तो यो एंट्री हो रही है ब्रांच कैश डेबिट टू हेड ऑफिस वाला बैंक अकाउंट, ये पैसा सीधे एचओ में, ये ब्रांच कैश में नहीं लेना है। ओके आगे चलिए। अब मित्रों आगे कहता है क्वेश्चन 36,000 तक पढ़ लिया, ब्रांच के पास अनस्पेंट 8,000 है, तो बाई बैलेंस सीडी 8,000। भैया 8 है तो 8 है, इसको आप 10 नहीं कर सकते, ऐसा थोड़ी 2,000 और ले लो हेड ऑफिस से, वो फिगर तो दिया हुआ है। तो इंप्रेस्ड में हमें 10 रखना है, कुछ नहीं कहता तो मैं 10 का बैलेंस छोड़ता, बट उसने कह दिया 8 है तो 8 है। क्वेश्चन की बात बड़ी, साइलेंट हो जाएगा तो मैं 10 रख लूंगा, जीरो कह देगा तो मैं 0 कर दूंगा, अपनी तरफ से पूरा नहीं करेंगे बेटा। डिफरेंस बाई ब्रांच एक्सपेंस है, तो 3610 2,000 जोड़ लो 38, यो बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है, क्लियर है ना पॉइंट। आगे कहते हैं स्टॉक एंड हैंड 43,000 है, जगह छोड़ के लिखना बेटा, बैलेंस कैरी डाउन 43,
निश्चित रूप से इनवॉइस पर होगा, और चेक कर लूं लिखा भी है इनवॉइस पर है। वाह, बहुत बढ़िया हो गया कार्यक्रम। अब देखो डिफरेंस जरूर होगा, पक्की बात है, क्योंकि उसने ऊपर लिखा था कि हम समय समय पे टैली करते हैं, तो जब टैली करोगे तभी फर्क आएगा। क्योंकि कुछ गुड्स देखो नुकसान हो गई होंगी, टूट फूट गई होंगी वगैरह वगैरह, 12,000, और हम क्या मानते हैं इसको? एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का क्या ट्रीटमेंट होता है सर जी? ब्रांच एडजस्टमेंट में और ब्रांच P&L में जाता है। इसका ये इनवाइस पर है, इनवाइस पे 20% 2400 रुपए और 9600 रुपए कॉस्ट P&L में जाएगी। मित्रों ये एंट्री आ जाएगी टू ब्रांच स्टॉक 2400, और ब्रांच P&L भी बना लेता हूं मैं, इसमें भी आ जाएगी टू ब्रांच स्टॉक 9600। यो भी हो गया, यो भी हो गया, तो यो और यो, अरे ऐसे मत करो यो, बट इट्स फाइन, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है बच्चों। चलिए नाउ अब देखिए और क्या रहता है सवाल में। तो बेटा लेट अस बैलेंस द अकाउंट्स, है ना। ये अकाउंट टैली हो गया, यस सर। ओपनिंग बैलेंस उसकी रिजर्व कोड आ गई, इसका लोडिंग रिवर्स नहीं करा, करो तो बाई गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है सर 60,000, इनवाइस पे 20, ये भी हो गई। बैंक में पैसा आया, हेड ऑफिस का बैंक अकाउंट हम नहीं बना सकते, हमें क्या मालूम वहां क्या क्या ट्रांजेक्शन है। ब्रांच डेटर्स दिस इज क्रेडिट से, ये बैलेंसिंग फिगर एबनॉर्मल लॉस। बैलेंस इसका भी आएगा, तो क्या लिखोगे? टू बैलेंस सीडी। देखो ओपनिंग में बैलेंस बीडी करा है, बाई स्टॉक रिजर्व नहीं लिखा, उसने कहा बैलेंस है, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग बैलेंस इन स्टॉक रिजर्व अकाउंट हमने एडजस्टमेंट में ले लिया। तो कंसिस्टेंसी फॉलो करेंगे, यहां पे बैलेंस बीडी है, यहां भी बैलेंस सीडी है, रिजर्व है, दिस इज स्टॉक रिजर्व, लेकिन स्टॉक रिजर्व अकाउंट नहीं बना रहे, एडजस्टमेंट में ही बैलेंस छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं सर। इस पे 20% कर लो, 43,000 का 20% 8,600। अब इसको ले जाओ डिफरेंस को ब्रांच P&L अकाउंट में, कुछ मिस तो नहीं हुआ यार। ये हो गया डेटर्स में ओपनिंग था, क्रेडिट सेल हो गई, कैश हो गया, डिस्काउंट हो गई, बाकी बचा हुआ बैलेंस सीडी हो जाएगा। ठीक, जो भी फिगर आ रही लिख लेना, क्योंकि बाकी इंपैक्ट नहीं करेगा ये। ब्रांच कैश में 38 का एक्सपेंस आ गया, बात खत्म हो गई। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो बेटा, तो 16 और 76,000 हो गया, माइनस 2400 8600, तो 65,000 का जीपी आ गया। ठीक है, अब इस ग्रॉस प्रॉफिट का क्या करेंगे सर? इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम P&L में क्रेडिट कर लेंगे, क्या लिखेंगे? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक, वहां से एंट्री यहां ट्रांसफर हो गई, ये अकाउंट डेबिट टू ये अकाउंट, और इसमें से अब एक्सपेंस तो दिखाओ, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट। तो देखो 38 ये है बेटा, 10 ये है, एक्सपेंस अकाउंट में दोनों डेबिट पे आएगा, वहां क्रेडिट में लिखेंगे ब्रांच P&L। 38 और 10 48, और फाइनली टू जनरल P&L। ये फाइनल फिगर आ गई मेरे प्रॉफिट की, सो दिस विल बी ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट 7,400। ओ, ये करना है इस सवाल में हम लोगों को। और देखिए क्या कह रहा था क्वेश्चन, कि ब्रांच इंप्रेस पे कैश मेंटेन करती है और एक्सपेंसेस आर पेड आउट ऑफ दैट, लेकिन जो कलेक्शंस हैं दे आर एज इट इज इंटैक्ट सेंड टू हेड ऑफिस। तो जो कलेक्शंस होंगे बच्चों, प्लीज डू नॉट ट्रांसफर दीज टू अमाउंट्स टू ब्रांच कैश, वहां जा ही नहीं रही है, सीधे हेड ऑफिस में। बहुत आपको वो हो रही है तो आप यहां पे ले लो टू ब्रांच स्टॉक 85, टू ब्रांच डेटर्स 2 लाख, और फिर इधर लिखना बाई बैंक अकाउंट हेड ऑफिस 285, इधर आया खट से चला गया, एज इट इज निकाल देना उस पैसे का कर, इसमें जरूरत ही नहीं, सीधे हेड ऑफिस में लो, ये बेटर है। फिर भी आपको बहुत वो हो रही है तो मैंने बताया 85 और 2 लाख यहां दिखाओ,
और यहाँ लिखो भाई हेड ऑफिस का बैंक अकाउंट 285 एज इट इज जाना है वो पैसा। 36,000 हेड ऑफिस से आया तो कॉन्ट्रा एंट्री हुई ब्रांच कैश डेबिट टू हेड ऑफिस बैंक, बैंक अकाउंट लिखेगा। हेड ऑफिस अपने अकाउंट में हेड ऑफिस बैंक थोड़ी लिखेगा, तो टू बैंक अकाउंट डन। बाकी एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस अकाउंट में चला गया, दैट इज क्लियर। सर इंप्रेस्ड में जब वो कह रहे हैं 8,000 का बैलेंस है तो 8,000 रखेंगे, 10 नहीं आएगा। क्वेश्चन साइलेंट होता तो हम 10 का अज्यूम करते हैं, ठीक। और कॉस्ट वो वाला पॉइंट कुछ है ही नहीं, बस हो गया सवाल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 24, अ वेरी इजी क्वेश्चन। फाइन, तो ब्रांच कैश हो गया बच्चों। आगे चलेंगे, अगले की बात करेंगे। चलिए, तो अब देखिए बात करेंगे बेटा इंडिपेंडेंट ब्रांच। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि 3 प्रकार की ब्रांच है। वन इज डिपेंडेंट ब्रांच, सेकेंड वन इज इंडिपेंडेंट ब्रांच, और थर्ड इज फॉरेन ब्रांच, ठीक है। डिपेंडेंट ब्रांच में हम लोगों ने जैसे क्वेश्चंस किए वो थे, तो उसमें हमारे 3 कॉन्सेप्ट्स थे। एक था अपना ब्रांच अकाउंट मेथड, डेटर्स मेथड, दूसरा था स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, और तीसरा होलसेल ब्रांच। इन सारे मेथड्स में हमने ब्रांच की कोई अकाउंटिंग नहीं करी, और जो भी अकाउंटिंग हो रही थी वो हेड ऑफिस कर रहा है, तो सारी अकाउंटिंग बेटा हेड ऑफिस करेगा, तो ब्रांच डिपेंडेंट ब्रांच कहलाती है। लेकिन अगर ब्रांच अपना अकाउंट्स इंडिपेंडेंटली मेंटेन कर रही है तो वो इंडिपेंडेंट ब्रांच कहलाएगी। क्या कहेंगे उसको? इंडिपेंडेंट ब्रांच। इंडिपेंडेंट ब्रांच मेंटेन्स इट्स ओन अकाउंट्स, इट्स ओन ट्रायल बैलेंस, और इवन ब्रांच का ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट भी बन जाएगी और हेड ऑफिस भी बनाएगा। अब देखिए इंडिपेंडेंट ब्रांच में हमारे पास एक तो जर्नल एंट्रीज वाले क्वेश्चंस हैं और एक बेटा कंसोलिडेशन वाले क्वेश्चंस हैं। तो जर्नल एंट्रीज में क्या एडजस्टमेंट एंट्रीज बताई गई हैं कि ब्रांच क्या एंट्री करेगी और हेड ऑफिस क्या क्या एंट्री होगी, क्योंकि दोनों जगह अकाउंटिंग हो रही है। ब्रांच इज मेंटेनिंग ओन अकाउंट्स, हेड ऑफिस भी मेंटेन कर रहा है, तो देयर आर वेरियस ट्रांजैक्शंस जिसकी एंट्रीज हम लोग समझेंगे। एडजस्टमेंट एंट्रीज करके हेडिंग करी हुई है, टॉपिक डाला हुआ है बेटा, और 5-6 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एंड दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। उसके बाद दिया है कंसोलिडेशन ऑफ बैलेंस शीट का, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का। तो इस सिस्टम में हम लोग क्या करेंगे, हेड ऑफिस और ब्रांच का इकट्ठा बैलेंस शीट एक बनाएंगे, कंसोलिडेशन होगा, क्योंकि हेड ऑफिस का पार्ट है ब्रांच, भले इंडिपेंडेंट अकाउंट्स अलग रखते हैं, बट जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे, फाइनल अकाउंट्स बनेंगे, तो ब्रांच शुड बी इंक्लूडेड देयर इन। तो वी विल प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो इसमें क्वेश्चन कैसा होगा, 2 ट्रायल है, अपन को मर्ज करके बनाना है। ये थोड़ा सा टफ है, अनइम्पॉर्टेंट है, कम महत्वपूर्ण नहीं आता है। लेकिन बच्चों ये टॉपिक अगर नहीं समझेंगे तो फॉरेन ब्रांच प्रॉब्लम करेगी, और फॉरेन ब्रांच आती है, तो फॉरेन ब्रांच को समझने के लिए ये समझना पड़ेगा। क्योंकि फॉरेन ब्रांच में क्या होगा, हम पहले फॉरेन ब्रांच का ट्रायल ट्रांसलेट करेंगे और फिर कंसोलिडेशन करेंगे, डबल है। यहां पर क्या है, हमको कंसोलिडेशन सीख लेंगे, ओके। लेकिन राइट नाउ आई एम डिस्कसिंग जर्नल एंट्रीज विद यू। आसान क्वेश्चन आता है बच्चों, और कोई 5-6 पॉइंट्स क्वेश्चन में दिए, 8 पॉइंट्स दिए, और वो कह रहा बेटा सबकी एंट्रीज बनाओ, मतलब बहुत आसान, और स्टेप वाइज मार्किंग है। 8 में अगर मेरी 7 एंट्री भी सही हो गई, ठीक है नहीं, तो बेटा अच्छे खासे नंबर आ गए, स्टेप मार्किंग। लेकिन वी विल ट्राई फॉर 8/8, हमको तो सब ठीक करना है भाई,
7 क्यों होनी चाहिए, 8 में 9 सही होनी चाहिए। ठीक सर, हमारे देश में एक व्यक्ति ऐसा है कि अगर वो 10 बातें बताएंगे तो उसमें 11 झूठ है। नाम बताना है आपको, वीडियो में नहीं। आइए, एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रीज। तो बेटा ये जो जर्नल एंट्रीज हैं ये 2 जगह होंगी, हेड ऑफिस में और ब्रांच में। ठीक है, दोनों अपनी अपनी बुक्स मेंटेन कर रहे हैं। तो यहां पे जब हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स सेंड करेगा तो हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा, गुड्स सेंड। तो ये एंट्री करेगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। ब्रांच क्या करेगी, ब्रांच करेगी गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ डेबिट टू हेड ऑफिस। ब्रांच हेड ऑफिस का अकाउंट बनाएगी और हेड ऑफिस बेटा ब्रांच का अकाउंट बनाएगा, क्योंकि दोनों जगह अकाउंटिंग तो तभी संभव है। और टेक्निकली जब हेड ऑफिस ब्रांच को डेबिट करेगा तो ब्रांच हेड ऑफिस को क्रेडिट करेगी, और जब हेड ऑफिस ब्रांच को क्रेडिट करेगा तो ब्रांच हेड ऑफिस को डेबिट करेगी। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द हेड ऑफिस एंड ब्रांच अकाउंट मस्ट टैली विद ईच अदर। लेकिन टाइमिंग डिफरेंस होगा बच्चों, क्योंकि ये एंट्री हेड ऑफिस कब करेगा, जब गुड्स भेजेगा, ब्रांच कब करेगी, जब मिलेगी। तो ये डिफरेंस आएगा। ठीक है, लेकिन अभी डिफरेंस की बात नहीं हो रही। अब सपोज करो हेड ऑफिस ने गुड्स भेजी 10 लाख की पूरे साल में, ब्रांच को रिसीव हुई 9,60,000, 40,000 ट्रांजिट है। ओ सो गुड्स इन ट्रांजिट। मित्रों एंट्री तो करनी पड़ेगी। अब ब्रांच ने जो रिसीव करी वो कम करी, हेड ऑफिस ने जो सेंड करी वो ज्यादा करी। तो हेड ऑफिस ने ब्रांच को डेबिट किया 10 लाख, ब्रांच ने एचओ को क्रेडिट किया 960। तो अब या तो हेड ऑफिस क्या एंट्री कर लें गुड्स इन ट्रांजिट की, या ब्रांच की हम कर लें। एंट्री बनेगी देखो गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट 40,000, या फिर बेटा गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट 40,000, दोनों तरफ 40,000। लेकिन आप एक ही जगह एंट्री करोगे, दोनों जगह मत कर देना। दिस एंट्री इज टू बी मेड आइदर एट हेड ऑफिस और एट ब्रांच। सर जी आपको सर कैसी एंट्री कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? बेटा ध्यान से समझो, देखो हेड ऑफिस ने गुड्स भेजी तो अब ब्रांच अकाउंट पे ध्यान दो, डेबिट हुआ 10 लाख, ब्रांच को रिसीव हुई 960, तो उन्होंने हेड ऑफिस क्रेडिट किया 960, तो हेड ऑफिस 40,000 कम क्रेडिट हुआ। अगर मैं हेड ऑफिस को 40,000 और क्रेडिट कर दूं तो हिसाब टैली हो जाएगा। ये एंट्री छुपा लो, ये मत करो, ये नहीं करेंगे, काट दो, हटा दो। एक ही जगह तो करेंगे। तो हेड ऑफिस 960 ये क्रेडिट हो गया, 40,000 ये हो गया, बराबर हो गया। अगर ये करेगी तो क्या करेगी, तो ये ब्रांच को क्रेडिट कर देगी, तो ब्रांच का 960 हो जाएगा नेट, तो ये काट देंगे। अब दोनों थोड़ी कटवा दोगे बेटा, ये भी काट दो वो भी काट दो, अरे ऐसा थोड़ी होता है। तो दोनों तरफ सही है, लेकिन हम ये एंट्री ब्रांच में करेंगे। सर यहां पर भी सही है, गलत नहीं है, पर करोगे एक ही जगह। दूसरी चीज देखो, गुड्स इन ट्रांजिट इज एन एसेट, इन्वेंट्री है भाई, तो ब्रांच में रिकॉर्ड करोगे तो भी डेबिट होगा, एच ऑफिस में करोगे तो भी डेबिट होगा। इन्वेंट्री तो डेबिट ही होगा ना, इन्वेंट्री को हम डेबिट करेंगे। एसेट अकाउंट डेबिट होता है, चाहे यहां कर लो चाहे यहां कर लो, तो एंट्री एक जगह करेंगे। ये भी सही है बच्चों, ये भी सही है।
लेकिन दोनों कर दी तो सही नहीं हुआ, क्योंकि फिर वहीं के वहीं आ गए। टैली कहाँ हुआ? हेड ऑफिस और ब्रांच अकाउंट मिलाना है मेरे को, तो एक जगह होगी। और हमारी कोशिश ये होती है कि जहां पर एंट्री नहीं हुई है वहां करें। तो 40,000 की एंट्री यहां रह गई बिकॉज इट हैज नॉट रिसीव द गुड्स, तो यहां करें। ये एक प्रेफरेंस है, जरूरी नहीं आप ऐसा करो, आप ये भी करो, ठीक है। तो एक जगह करना है, दोनों जगह नहीं करना है। दिस इज एंट्री फॉर गुड्स इन ट्रांजिट। अब देखो, कैश इन ट्रांजिट भी हो सकता है। कभी कभी हेड ऑफिस ब्रांच को कैश भेजता है और ब्रांच भी हेड ऑफिस को कैश भेजती है, तो पता ही है आप लोगों को, दोनों एक दूसरे को कैश भेजते हैं। हेड ऑफिस एक्सपेंस वगैरह के लिए भेजता है, ब्रांच का जो कलेक्शन होता है वो सेंड करती है। तो जब नॉर्मल एंट्री होगी वो नहीं कर रहा मैं, ठीक है। कैश भेजने की क्या एंट्री बताओ? हेड ऑफिस ने ब्रांच को कैश भेजा, ब्रांच डेबिट टू कैश, ब्रांच को मिला, ब्रांच क्या करेगी? कैश डेबिट टू हेड ऑफिस। ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेजा, तो ब्रांच क्या करेगी? हेड ऑफिस डेबिट टू कैश। हेड ऑफिस को रिसीव होगा, हेड ऑफिस क्या करेगा? कैश डेबिट टू ब्रांच। वो तो ठीक है। ट्रांजिट की एंट्री बताओ, तो बेटा किसने भेजा भूल जाओ, क्योंकि कैश इन ट्रांजिट इज एन एसेट, एसेट रिकॉर्ड होनी है, डेबिट करूंगा मैं। तो यहां पे करोगे तो कैश इन ट्रांजिट डेबिट टू ब्रांच, सेम लॉजिक ऊपर वाला। और ब्रांच करेगी तो क्या करेगी? कैश इन ट्रांजिट डेबिट टू हेड ऑफिस। करोगे एक ही जगह बेटा, चाहे वो हेड ऑफिस द्वारा भेजा गया हो चाहे ब्रांच द्वारा भेजा गया हो, एंट्री यही होगी और एक जगह होगी। यहां कर लो, यहां कर लो। अब मान लो जनरली ब्रांच भेजती कैश, तो वो वाला ट्रांजिट में ब्रांच ने 20,000 का कैश 30 मार्च को सेंड करा, हेड ऑफिस को 4 अप्रैल को मिला, तो कैश इन ट्रांजिट हो गया। ब्रांच तो एंट्री कर चुकी, क्योंकि ब्रांच तब करेगी जब भेजेगी, हेड ऑफिस तब करेगा जब मिलेगा। तो ये एंट्री कहाँ रहेगी? हेड ऑफिस में। तो कहाँ करेंगे? हेड ऑफिस में। जहां रह गई वहां करेंगे। ये वाली एंट्री काट लो, ये वाली यहां करेंगे, ये वाली वहां करेंगे। हालांकि आप दोनों एंट्रियां यहां कर दो, आप दोनों यहां कर दो, सही है। ये यहां कर दो, ये यहां कर दो, ये भी ठीक है। ये यहां कर दो, ये यहां कर दो, ये भी ठीक है। पर एक चीज की एंट्री करना है एक जगह, ट्रांजिट वाली। चलो, भाषण खत्म, ट्रांजिट समझ आ गया बच्चों। तो इस प्रकार से गुड्स इन ट्रांजिट और कैश इन ट्रांजिट की एंट्री हम लोग करेंगे। तो जो भी ट्रांजिट में आइटम है उसकी एंट्री होगी और अकाउंट को आपस में टैली करा जाएगा, रिकॉन्साइल करा जाएगा। चलिए, अब देखिए, कई बार और चीजें होती हैं, जैसे एक दूसरे के बिहाफ पे ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं। सर और थोड़ी स्पेस बना ले। कई बार हेड ऑफिस ब्रांच के बिहाफ पे ट्रांजैक्ट कर लेता है और ब्रांच हेड ऑफिस के बिहाफ पे कर लेती है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज करिए कि हेड ऑफिस ने ब्रांच के बिहाफ पे कुछ पेमेंट्स किए, पेड कैश फॉर ब्रांच एक्सपेंस मान लेते हैं। तो एक्सपेंस तो बेटा यहां डेबिट होना चाहिए, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, लेकिन पेमेंट हेड ऑफिस ने कर दिया टू बैंक। अब ऐसी एंट्री तो होती नहीं है, आधी आधी वहां। तो हेड ऑफिस क्या करेगा? ब्रांच को डेबिट करेगा, ब्रांच क्या करेगी? हेड ऑफिस को क्रेडिट करेगी। ये एंट्री तो हम ऐसे भी करते आए हैं, ब्रांच डेबिट टू बैंक। चलो सर जी, ब्रांच पेड सैलरी टू हेड ऑफिस स्टाफ। हेड ऑफिस का एक बंदा था, ब्रांच में विजिट के लिए गया, उसकी सैलरी हेड ऑफिस ने ब्रांच से कहा दे दो इसको। तो ब्रांच मेड दैट पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ हेड ऑफिस। तो क्या एंट्री करेंगे बच्चों? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि पेमेंट करा तो बैंक ये क्रेडिट करेगा, लेकिन एक्सपेंस तो इसका है। तो टू ब्रांच और यहां पर हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट। सर ब्रांच ने हेड ऑफिस के बिहाफ पे पेमेंट करा,
किस चीज़ का था मुझे नहीं मालूम। ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर मैं आपके बिहाफ पे पेमेंट करूंगा तो मैं आपको डेबिट करूंगा, किस हेड का एक्सपेंस था वो आप जानो, मुझे क्या मतलब है। मैंने तो आपके बिहाफ पे दिया, आई विल डेबिट यू टू बैंक अकाउंट, और हेड ऑफिस ने सैलरी पे करी पर पेमेंट ब्रांच ने करा, तो सैलरी डेबिट टू ब्रांच। ठीक हो गया सर जी। कैश कलेक्टेड बाय हेड ऑफिस फ्रॉम ब्रांच डेटर। अब ब्रांच का डेटर तो बेटा ब्रांच मेंटेन करेगी, तो टू डेटर्स तो ब्रांच करेगी, और कैश इसे मिल गई, तो कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। ये मानेगा ब्रांच ने दिया, ब्रांच क्या मानेगी, हेड ऑफिस को हमने पैसे दे दिए, एक दूसरे से एंट्री चलेगी, राइट। तो डेटर्स के अकाउंट यहां क्रेडिट होंगे, कैश यहां डेबिट होगी, और आपस की एंट्री टू ब्रांच या बाई हेड ऑफिस टू हेड ऑफिस करके हम लोग करेंगे। तो बेटा एक्सपेंसेस का या एक दूसरे के बिहाफ पे पेमेंट्स वगैरह का ये ट्रीटमेंट है। तो अगर ब्रांच हेड ऑफिस के बिहाफ पे करेगी तो वो हेड ऑफिस को डेबिट करेगी और हेड ऑफिस ब्रांच को क्रेडिट करेगा। अगर हेड ऑफिस ब्रांच के बिहाफ पे कलेक्शन करेगा तो कैश अकाउंट तो हेड ऑफिस डेबिट करेगा ही, टू ब्रांच होगा। तो इस प्रकार से एंट्रीज करी जाएंगी जो एक दूसरे के बिहाफ पे पेमेंट्स हो रहे हैं, एक दूसरे की तरफ से पेमेंट्स हो रहे हैं। ठीक है बेटा, और सब अब देखिए और थोड़ा खिसका लेते हैं, हेड ऑफिस ब्रांच, इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस। सर सपोज करिए कि दो अलग अलग ब्रांच है और मान लीजिए दिल्ली ब्रांच ट्रांसफर्ड गुड्स टू मुंबई ब्रांच, ऑब्वियसली ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हेड ऑफिस। तो अब बेटा दो ब्रांच हो गई, दिल्ली और मुंबई। ठीक, अब आप मुझे सोच के बताओ दिल्ली ब्रांच की बुक्स में क्या एंट्री होगी। दिल्ली ब्रांच ने मुंबई वालों को गुड्स दे दी, हेड ऑफिस ने फोन करा, चिट्ठी लिखी कि मुंबई माल भेज दो, दिल्ली ने भेज दिया, अपना हेड ऑफिस है उसकी गुड्स है, हमें क्या। तो दिल्ली वाले क्या करेंगे बताओ, डेबिट किसको करेंगे, मुंबई ब्रांच आ रही ना मन में, यही गलत हो गया बच्चों। हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ। मुंबई क्या करेगी, मुंबई को गुड्स मिली हैं, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ डेबिट टू हेड ऑफिस, और हेड ऑफिस क्या करेगा, मुंबई गुड्स गई हैं तो मुंबई को डेबिट कर देगा, और दिल्ली वालों ने गुड्स दी हैं टू दिल्ली ब्रांच कर देगा। यो है, देखो बेटा ये एंट्री तो क्लियर है ना। दिल्ली ने मुंबई गुड्स सेंड करी तो मुंबई ब्रांच डेबिट टू दिल्ली ब्रांच, इसमें तो कोई कंफ्यूजन मैं समझता हूं नहीं होगा, ये कंफ्यूज कर रही है। देखो जी, एक ब्रांच दूसरी ब्रांच का अकाउंट नहीं मेंटेन करेगी, दे विल पास द एंट्रीज थ्रू हेड ऑफिस। अगर एक ब्रांच दूसरे ब्रांच का मेंटेन करेगी तो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी, सोचो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास 15,000 ब्रांचेस हैं और उन्होंने सारी ब्रांचेस के अकाउंट खोल लिए, जिससे भी ट्रांजैक्शन हुआ, ड्राफ्ट का, डीडी का, एनईएफटी का, आरटीजीएस का, सब इधर से उधर चलता है। और बच्चों उन्होंने सारी एंट्री कर दी अलग अलग ब्रांच के अकाउंट में। तो किसी पर्टिकुलर ब्रांच ने ड्यूरिंग द ईयर 5,000 ब्रांचेस से ट्रांजैक्ट करा, तो 5,000 खाते खोल के बैठ गई वो। हर ब्रांच में 4-4, 5-5 हजार दूसरी ब्रांचेस के अकाउंट आ रहे हैं। अब जब ईयर एंड पे आप रिकॉन्साइल करोगे तो दिमाग सब बाहर ही हो जाएगा, बिल्कुल भेजे से बाहर आ जाएगा जी। 5-5 हजार अकाउंट 15,000 जगह पे,
मिलाओ। सर किसी की हिम्मत नहीं है, तो सिस्टम ये बनाया गया कि एक ब्रांच दूसरी ब्रांच का अकाउंट नहीं खोलेगी, जो भी ट्रांजैक्शन है एचओ में डालेगी। तो दिल्ली ब्रांच के पास सिर्फ एचओ का अकाउंट है और एचओ के पास एचओ पे सारी ब्रांचेस का अकाउंट होगा, तो रिकॉन्साइल हो पाएगा। एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे को 15,000 ब्रांच अकाउंट जो एचओ की बुक्स में है और 15,000 एचओ अकाउंट जो ब्रांच की बुक्स में, वो टैली करने हैं। सब नहीं मिलाना, नहीं तो मिला ही नहीं पाऊंगा बच्चों। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो अगर दिल्ली ने मुंबई गुड्स भेजी तो मुंबई को डेबिट नहीं करेंगे, एचओ को डेबिट करेंगे। मुंबई को गुड्स दिल्ली से मिली तो हम क्या करेंगे सर, दिल्ली को क्रेडिट नहीं करेंगे, मुंबई को सॉरी एचओ को क्रेडिट करेंगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ दोनों जगह। और इनने एचओ को डेबिट करा है तो एचओ ने इसे क्रेडिट कर दिया, इनने एचओ को क्रेडिट करा, उनने एचओ को डेबिट कर दिया, मतलब हिसाब बराबर। अब आप कह रहे होगे सर जी गुड्स सेंट है ये। बेटा गुड्स सेंट तो है, पर गुड्स रिसीव्ड अकाउंट में रिवर्सल करेंगे। जैसे गुड्स सेंट टू ब्रांच हम लोग ब्रांच अकाउंट में करते थे, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट। ब्रांच ने माल वापस करा तो क्या करते थे, उसी अकाउंट में रिवर्सल डाल लेते थे, नया अकाउंट नहीं खोलते थे। वही कर रहा हूं मैं। तो ये है गुड्स इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन, इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन। सिंपल बच्चों। सर इसके बाद है डेप्रिसिएशन ऑफ ब्रांच एसेट्स। एसेट अकाउंट इज मेंटेन्ड बाय हेड ऑफिस। मतलब आप देखो पगलौटी की एसेट का अकाउंट एचओ की बुक्स में और डेप्रिसिएशन ब्रांच को लगाना है, तो एंट्री बनेगी देखो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। अब ये ब्रांच चल रही दिल्ली मुंबई खत्म, टू फिक्स्ड एसेट। फर्नीचर अकाउंट है, ब्रांच फर्नीचर, तो ब्रांच फर्नीचर का अकाउंट एचओ की बुक्स में है, डेप उसको लगाना है। तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन यहां डेबिट करेंगे टू फिक्स्ड एसेट, और ये क्या करेगा हेड ऑफिस, ब्रांच को डेबिट कर देगा, और ब्रांच क्या करेगी, टू हेड ऑफिस कर लेगी। हो गया सर। एलोकेशन ऑफ एचओ एक्सपेंस टू ब्रांच। एक्सपेंस को एलोकेट किया गया कि ये इस ब्रांच का, ये इस ब्रांच का है, तो बेटा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, और ब्रांच क्या करेगी, एचओ एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस पे चिपका दिया, टू हेड ऑफिस अकाउंट, हेड ऑफिस क्रेडिट कर दिया। तो इस प्रकार से ये दोनों तरफ से हो जाता है, हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच, ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस। तो बस बच्चों यही एंट्रीज करनी है, यही आज का हमारा टॉपिक है, जर्नल एंट्रीज। मैं एक बार दोबारा बता दूं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको एंट्रीज अभी फटाफट से समझाई हैं, बताई हैं बच्चों, एंड आई एम नॉट 100% श्योर कि मैं सही से बता पाया, तो अभी मैं इसको रिपीट करूंगा क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक भी एंट्री छूटनी नहीं चाहिए, एक भी एंट्री गलत नहीं होनी चाहिए, ये हमारा टारगेट है। तो टू अचीव दिस टारगेट हमें अभी और प्रयास करना है। ये टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है होलसेल ब्रांच की तरह, मैं इसमें भी और कराऊंगा आपको, और मेहनत हम लोगों को करनी है, राइट बेटा। तो अब आपको क्या करना है, जो इंडिपेंडेंट ब्रांच है उसमें यही एंट्रीज दी हुई है, तो आपको सर जी सिर्फ 2 सवाल करने हैं, क्वेश्चन नंबर 32 और 33, सिर्फ 2 क्वेश्चंस। इसमें आई वुड रिक्वेस्ट कि तीसरा ना करें, आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो कि सही है तो भी ना करें। कल की क्लास में मैं सिर्फ ये 2 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ठीक है। इन 2 को डिस्कस करूंगा तो जो आपकी गलतियां होंगी वो मिल जाएंगी, और आपको एक ब्रीदिंग टाइम, सोचने समझने का समय मिल जाएगा। तो कल गलतियां करेक्ट हो जाएंगी, कुछ नया पॉइंट आएगा, वी विल कवर, राइट। उसके बाद आप तीसरा करिएगा। तो देयर इज ए रिक्वेस्ट कि प्लीज आगे ना चलें, 2 ही करिएगा,
कल मैं 2 और करा दूं, फिर आप सब कर लेना, कोई बात नहीं। एक बार और समझ लो, क्योंकि अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मुझे नहीं आ रहा कि मैं बहुत अच्छा करा पाया। ओके, पॉइंट क्लियर हो गया ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो 32 और 33 आप करोगे, मेहनत करोगे। अब आप सोचो कि यार कल तो कराएंगे ही सर, मैं क्यों करूं? बेटा मैं आपको करने के लिए बोल रहा हूं, तो सोच समझ के ही बोल रहा हूं। अगर आप खुद से ट्राई करोगे तो आज आपका ब्रेन इसको प्रोसेस कर लेगा, इस टॉपिक को ना, आपका दिमाग चल जाएगा, भले ही सही चले गलत चले, एटलीस्ट आपको पता होगा। तो कल जब मैं एंट्रीज दोबारा से कराऊंगा तो टॉपिक समझ आ जाएगा। तो देयर इज हम्बल रिक्वेस्ट कि ये दोनों क्वेश्चंस आप करिए, कोशिश करिए, आराम से करिएगा, बहुत टाइम नहीं लगेगा। और मैं ये दोनों कल कराऊंगा, 32, 33 मैंने कराने हैं बेटा, मैं आपके ऊपर नहीं छोड़ रहा हूँ। परंतु आप प्रयास करके क्लास देखोगे तो मज़ा अलग आएगा, एक अलग लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, तो इग्नोर नहीं कर सकते हम इसको। हमें बहुत अच्छे से एंट्रीज, और सिंपल एंट्रीज है भाई, फ्री के मार्क्स हैं, थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो हमारा एक एंट्री जो गलत होने का चांस कहीं पे है वो भी छूट जाए, खत्म हो जाएगा। दैट इज ओके। चलिए, तो फिलहाल इतना ही रखते हैं। ये 2 सवाल होमवर्क है, महत्व समझा दिया मैंने। अगली मुलाकात अब मैं आपसे करूंगा कल, तब तक के लिए